सितंबर 2025 की बात करते हैं, 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग केसेस का बैकलॉग है वो दोस्तों हाई नंबर पर पहुंच गया है। कितने केसेस हो गए दोस्तों? 88,217 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको जैसे पता होगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, फुल स्ट्रेंथ हो गई है। 34 जजेस अपॉइंट कर दिए गए और फुल स्ट्रेंथ कर दी गई है। फिर भी क्या है, वैकेंसीज राइज क्यों हो रही हैं, बढ़ क्यों रही हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी क्लास की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी लेट हो गया है, रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो काफ़ी लेट हो गया बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और कुछ इमरजेंसी आ गई थी। इसकी वजह से आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अगर करंट अफेयर्स की क्लास मिस हो जाती है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्टडीज पे। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी क्लास जो है मिस हो गई है। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लासेस में। द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं डेली, उसमें स्वागत है। आज के जो आर्टिकल हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, या हम कहें कि यूपीएससी के लिए जो रिलेवेंट जो आर्टिकल्स हैं हम वो लेकर आते हैं। डेली हम लेकर आ रहे हैं जो अगर आप यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें और हमारी वीडियोज़ को लास्ट तक देखें अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। हम चाहे प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इवन अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है आप तो दोस्तों जानते ही होंगे। मैं डेली एक ही बात रिट्रेट करता हूं कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे एग्जाम में। दोस्तों आपको पता होगा हमने क्या किया है, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। और आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, आपको उसके फीचर्स तो पता ही होंगे दोस्तों। और आंसर राइटिंग कितना इसेंशियल पार्ट है यूपीएससी की जर्नी में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है करना। अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आंसर राइटिंग आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो हमने बिगनर्स के लिए, जिनको जीरो नॉलेज है, जिनको क्या है जीरो नॉलेज है आंसर राइटिंग में, उनके लिए ये स्टार्ट किया है। और हम पहले बिगनिंग करते हैं, बिगनर्स को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, फिर मॉडरेट लेवल पे ले जाते हैं, फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे उन क्वेश्चंस को देते हैं जिससे जब वो मेंस लिखें ना तो वो अच्छे से अच्छे नंबर फैच कर पाएँ। तो आज जो आर्टिकल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से रिलेटेड। जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो आज लेने वाले हैं। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल मिस ना करें और फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स अगर आप बताएंगे, आप अगर हमें फीडबैक देंगे तो हम फिर समझ पाएंगे कि आपको किस तरह करंट अफेयर्स पढ़ना है और किस तरह की वीडियो करंट अफेयर्स के लिए आपको पसंद आ रही है। वैसे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं काफ़ी लोगों को पसंद आ रही हैं और हमें आपका फीडबैक भी मिल रहा है कि आपको कैसी लग रही हैं हमारी क्लासेस। तो चलिए बिना देरी करे क्विकली देख लेते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों आज जो डेट हो रही है वो कितनी हो रही है? आज डेट हो रही है 15 अगस्त। हम 15 अगस्त का करंट अफेयर एनालिसिस कर रहे हैं और हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। आज 15 अगस्त का हम
न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, हमने 14 अगस्त का भी किया, हम डेली ला रहे हैं। बिकॉज अगर आप करंट अफेयर्स का रोल इतना बड़ा हो जाता है कि करंट अफेयर्स को मिस करना मतलब है कि हमें यूपीएससी से बाहर होना। तो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। और आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, और हम जो पहला आर्टिकल ले रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। और दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए, अगर जीएस पेपर 2 की बात करते हैं उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, और ऐसे के लिए। अब आर्टिकल क्या है दोस्तों, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, पेंडिंग केसेस का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है, राइज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो अब कितना हो गया दोस्तों, ये पीक पर पहुंच चुका है। सबसे हाई पेंडिंग केसेस रिकॉर्ड किए गए 2025 में, हम सितंबर की बात कर रहे हैं। तो कितने केसेस को रिकॉर्ड किया गया, 88,470 केसेस को रिकॉर्ड किया गया है, जो हाई पहुंच गए। और आपको पता होगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है 34 जजेस की है, और वो कंप्लीट हो चुकी है और फुल स्ट्रेंथ। फिर भी क्या है, इतने सारे पेंडिंग केसेस हो रहे हैं, और हमारा जो है पेंडिंग केसेस का बैकलॉग पीक पर पहुंच गया है। तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, और हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे क्यों इतने केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसमें दोस्तों रिफॉर्म क्या लाए जा सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर हम दूसरा आर्टिकल की बात करेंगे तो दूसरा आर्टिकल जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर है। आपको पता होगा दोस्तों एथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी क्लीन एनर्जी के लिए। अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें कार्बन इमिशन काफ़ी होता है। हम अगर पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारा दोस्तों जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो भी हम रिड्यूस होगा इंपोर्ट। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये होगी कि हमें हमारी जो व्हीकल्स होंगी वो बहुत एफिशिएंट होंगी। तो पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या इनोग्रेट किया है, फर्स्ट बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट क्लीन एनर्जी के लिए इंट्रोड्यूस किया है या लॉन्च किया है वेयर, असम के अंदर। तो इसको हम एक एलैबोरेट तरीके से इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। और ये आर्टिकल किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल को। और इस आर्टिकल को आपको मिस नहीं करना चाहिए, और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तीसरा आर्टिकल क्या है दोस्तों, तीसरा आर्टिकल ह्यूमन और जो एनिमल की कन्फ्लिक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप आए दिन जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि एनिमल और ह्यूमन की कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा। आप देखते होंगे कि क्या हो रहा है, एलिफेंट जो है क्रॉप्स में रेड कर दे रहे हैं, किसानों की क्रॉप्स बर्बाद कर दे रहे हैं। या चीता क्या होता है, फार्मर्स के क्रॉप्स में घुस जाते हैं, या लीपर्ड घुसे जा रहे हैं और फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे जो एनिमल जो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर केरला ने कौन सा प्लान लेके आई है और कितने फेजेस में ये प्लान होने वाला है। तो केरला टू लॉन्च द 3 पेजेस कैंपेन टू मिटिगेट द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में देखने वाले। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आर्टिकल हमेशा न्यूज़ में रहता है, और ये यूपीएससी के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ें और हमारा जो आज का, हम नॉट ए आर्टिकल, दिस इज ए एडिटोरियल। हम क्या करते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ले रहे हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड 1 आर्टिकल हम चूज कर रहे हैं जो बेस्ट आर्टिकल, जो 1 एडिटोरियल हम चूज कर रहे हैं जो बेस्ट एडिटोरियल है, या यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है कि इससे क्वेश्चन आना तो बनता ही है। इससे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है यूपीएससी के लिए, हम वो लेते हैं। तो क्या है दोस्तों,
एडिटोरियल क्या है हमारा? जो एडिटोरियल है दोस्तों, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस है, नॉट रिलेटेड इंडिया प्लास्टिक पॉल्यूशन, ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन जो क्राइसिस हो रहा है उसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जो आर्टिकल है एक रामबाण साबित हो सकता है, पैनीशिया साबित हो सकता है। तो बिल्कुल भी इस आर्टिकल को मिस मत करिए। चलिए हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल दोस्तों, जैसा ही मैंने इंडेक्स में आपको बता दिया कि हमारा पहला आर्टिकल क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये 15 अगस्त का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहला आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस आर्टिकल को दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस का बैकलॉग कितना हो गया दोस्तों? पेंडिंग केसेस का जो बैकलॉग है वो पीक पर पहुंच गया, वो हाई केसेस रिकॉर्ड किए गए सितंबर 2025 में। तो कितने केसेस रिकॉर्ड किए गए? 88,417 केसेस क्या कहें रिकॉर्ड किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतने केसेस रिकॉर्ड किए गए। अच्छा, इतने केसेस रिकॉर्ड क्यों किए गए? आपको जैसे पता होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है दोस्तों? जजेस की जो स्ट्रेंथ है 34 जजेस की स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ हो गई है। फिर भी इतने केसेस क्यों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? पेंडिंग पे केस, जो पेंडिंग केसेस है वो राइज क्यों कर रहे हैं? डे बाय डे राइज किए जा रहे हैं और बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। उसका क्या रीजन है वो भी हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि केसेस कौन कौन से, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं, सिविल केसेस ज़्यादा हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मैंने एक पिक्चर लिया है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो हमारा जो हायर कोर्ट है उसके अंदर कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों करंट जो केसेस है ऑल टाइम हाई है। कितने केसेस हो गए? 18,417 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं सितंबर 2025 में। अगर हम दोस्तों सिविल केसेस की बात करते हैं तो सिविल केसेस कितने हैं दोस्तों? 69,553 केसेस रिकॉर्ड किए गए सिविल केसेस। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की तो क्रिमिनल केसेस कितने हैं दोस्तों? 18,864 केसेस को रिकॉर्ड किया गया है सितंबर 2025 में। अगर हम अगस्त का डाटा देखते हैं तो अगस्त का डाटा क्या कहता है? केसेस इंस्टीट्यूटेड, हाउ मैनी केसेस इंस्टीट्यूटेड? 7,080 केसेस को इंस्टीट्यूटेड किया गया है। कितने केसेस डिस्पोज हुए? 5,667 जो केसेस हैं उनको डिस्पोज किया गया है दोस्तों। और डिस्पोजल रेट कितना है दोस्तों? डिस्पोजल रेट जो है दोस्तों 18.64, इसका 18.04 क्या है? डिस्पोजल रेट है। केस फाइल्ड अगर हम बात करें 52,630 केस फाइल्ड हुए हैं और केस जो डिस्पोज हुए हम 2025 का एनुअल डाटा देख रहे हैं और 46,309 क्या है दोस्तों? केसेस डिस्पोज हुए हैं। जुडिशियल स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? कोर्ट इज करेंटली फंक्शनिंग विद द फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 जजेस। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है या वो 34 जजेस की और वो फुल स्ट्रेंथ से काम कर रही है। आगे बढ़ें दोस्तों, न्यूज़ समरी हमने जैसे बता दी और मैं आपको न्यूज़ समरी अगेन बता देता हूँ। क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का जो बैकलॉग है वो हाई टाइम हो गया। कितना हो गया? 18,417 केसेस हो गए। सिविल के 69,553 हैं और क्रिमिनल के इतने। डिस्पोजल वर्सेस फाइलिंग की बात करते हैं, अगर हम अगस्त 2025 के डाटा की बात करते हैं तो 7,080 फाइल्ड हो गए और वर्सेस 5,667 डिस्पोज हो गए और 80% डिस्पोजल का रेट है। अगर हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
उनके मेजर्स की बात करें तो पार्शियल वर्किंग है ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो पार्शियल वर्किंग है, 21 बेंचेस वर्क, कितनी 21 बेंचेस वर्क हैं। फाइलिंग वैकेंसी प्रॉम्प्टली, गवर्नमेंट अप्रूविंग विद इन द 48 आवर। ट्रेंड क्या है, continuous rise since the pandemic year, और इन 2024 82,000 प्लस पेंडिंग केसेस है। कब से दोस्तों, 2024 से 82,000 केसेस पर ईयर पेंडिंग है। कॉलेजियम कंसर्न क्या है दोस्तों, कैन नॉट एफोर्ड इवन द सिंगल वैकेंसी तक एफोर्ड नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। अगर हम रीजन देखें बैकलॉग का, दोस्तों बैकलॉग का रीजन क्या है, इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं, उसका रीजन क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों जो लिटिगेशन क्या हो रहा है, हाँ जो लिटिगेशन फाइल की जा रही है वो राइज हो रही है। क्यों हो रही है दोस्तों, एक तो अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है, और दूसरा क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लिटिगेशन काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम एससी का वाइड ज्यूरिडिक्शन देखें, आर्टिकल 32 देखें, आर्टिकल 136 देखें, आर्टिकल 131 देखें, तो उससे क्या है दोस्तों, जो एवरी मैटर है वो एस्केलेट कहाँ किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है। मैं आपको अगेन समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि आखिर जो हर मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ जो हमारी जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो ज़्यादा है। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, आर्टिकल 131 की बात करते हैं, आर्टिकल 136 की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, हर मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले आया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा रहा है। कल्चर ऑफ फ्रीक्वेंट अपील्स, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दोस्तों क्या कल्चर हो गया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है। हर केसेस में जो केस सुप्रीम कोर्ट में जाना भी नहीं चाहिए, जो लोकल कोर्ट्स में उसकी वर्डिक्ट आ जानी चाहिए, जो हाई कोर्ट को डील करना चाहिए, वो कहाँ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, गवर्नमेंट क्या है, सबसे बड़ा लिटिगेंट है। टैक्स डिस्प्यूट हो गए और सर्विस मैटर हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बैकलॉग केसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिले इन हियरिंग। क्या हो रहा है, हियरिंग में बहुत डिले होती है। और दूसरा क्या है दोस्तों, एडजस्टमेंट, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, और लैक ऑफ रोबस्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन है। अगर हम एडीआर की बात करते हैं, इंडिया में एडीआर है बट बहुत रोबस्ट एडीआर नहीं है। अगर रोबस्ट एडीआर होगा तो कुछ केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ही नहीं, वो रेजुलेशन से पास हो जाएंगे, वो नेगोशिएशन से पास हो जाएंगे, वो मीडिएशन हो जाएगा उनके बीच। तो इसलिए रोबस्ट एडीआर होना चाहिए। और पैंडेमिक इफेक्ट की बात करते हैं, डिसरप्शन ऑफ हियरिंग। अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, ये जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। जैसा दोस्तों क्या होता है, आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, आर्टिकल 21। अगर जस्टिस डिले हो रही है तो इसका मतलब है जस्टिस डिनाई हो रही है। क्या हो रही है, जस्टिस डिनाई हो रही है। तो और अगर पेंडिंग केसेस हो रहे हैं तो इससे क्या होगा, जुडिशरी के अंदर जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इरोड्स होगा, और जब जो पब्लिक ट्रस्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर केसेस पेंडिंग पड़े, कोई केस को सॉल्व 1 साल के अंदर होना चाहिए, लेकिन उस केस को कितने 20 साल लग रहे हैं, तो पब्लिक का ट्रस्ट खुद ब खुद टूट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा। पब्लिक ट्रस्ट क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों, डिस्प्यूट इन कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल मैटर्स, अफेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट क्या करेगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्समेंट करेगा, और जो रिट पिटीशन है वो क्या होंगी, स्टक हो जाएंगी। हैम्पर द इंडियाज ईज डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। दोस्तों हम रिफॉर्म क्या ला सकते हैं, व्हाट आर द रिफॉर्म जो हम ला सकते हैं। ये जितने केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इतना हाई
टाइम पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो बैकलॉग है, तो हम जुडिशियल रिफॉर्म क्या ला सकते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज किया जा सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज की स्ट्रेंथ है अभी क्या फुल स्ट्रेंथ है, 34 जज जो है अभी वर्क कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर भी क्या है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग बैकलॉग है वो राइज कर रहा है। तो उससे क्या है दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करना चाहिए और हमें स्ट्रिक्ट करना चाहिए जो केस मैनेजमेंट है। हमारा जो केस मैनेजमेंट है दोस्तों वो बहुत वीक है। और दूसरा दोस्तों, टाइम लिमिट फॉर आर्ग्यूमेंट्स क्या है दोस्तों, बहुत लंबा चल जाता है, दलील पे दलील दी जाती हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट का टाइम लिमिट होनी चाहिए। और फिल्टर केसेस को फिल्टर करना चाहिए। ऐसी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, नॉट रूटीन अपील कोर्ट। तो जो भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं वो उनको सुनना चाहिए, नॉट अ अपील कोर्ट। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड ट्रिब्यूनल, एडीआर को क्या करना चाहिए और रोबस्ट करना चाहिए, जिससे नेगोशिएशन, मीडिएशन और क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिब्यूनल के थ्रू केसेस को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो और उनके पास बैकलॉग केसेस राइज ना हो। डिजिटल कोर्ट्स बनने चाहिए, एआई बेस्ड केस शेड्यूलिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, गवर्नमेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट, रिड्यूस फ्रिवलेस अपील। कंपैरेटिव एग्जाम्पल देखें दोस्तों, जो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो दोस्तों साल में कितने केसेस सुनते हैं, 100 से 150 केसेस को शेयर करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या है दोस्तों, 50,000 से ज़्यादा केसेस की हियरिंग होती है। आप रेशियो देख रहे हैं, वहाँ 100 से 150 केसेस की हियरिंग की जाती है, लेकिन यहाँ 50,000 से केसेस की हियरिंग की जा रही है। अगला अगर हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आर्टिकल क्या, अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करेंगे तो अगला आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बम्बू बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट है उसको इनॉग्रेट किया है, वेयर असम के अंदर इनॉग्रेट किया है। पीएम इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट क्लीन एनर्जी। तो पहला जो बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट है असम के अंदर, वहाँ इनॉग्रेट किया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इंडिया क्या कर रही है, इंडिया पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा, जब पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी उससे एक तो कार्बन इमिशन क्या होगा, एक तो कार्बन इमिशन रिड्यूस होगा, और दूसरा क्या है, इंडिया क्या करती है दोस्तों, इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है। जैसे आपको पता होगा इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या है, इंडिया के ऊपर 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया की जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बहुत वर्स्ट हिट हुई हैं, और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं उन पर मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ा है। तो $48 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में आ गया है, बिकॉज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया। तो जिसकी वजह से क्या आ रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट खतरे में आ गया है। तो उसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एथेनॉल प्लांट जो इंडिया ने जो इनॉग्रेट किया है, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने, पहला बम्बू बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट असम के अंदर क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। लोकेशन कहाँ है, वेयर इज द लोकेशन जहां एथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया है बम्बू बेस्ड। तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये गोलाघाट असम के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर, असम के अंदर एक जगह है गोलाघाट, नुमलीगढ़ रिफाइनरी है जिसके अंदर इनॉग्रेट किया गया है। प्रोजेक्ट इनॉग्रेट बायो एथेनॉल प्लांट है
वर्ल्ड का ये पहला ग्रीन बम्बू एथेनॉल फैसिलिटी है जिसमें 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई है। कितना? 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है फर्स्ट बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट इन असम गोलाघाट के अंदर। अगर हम दोस्तों पॉलीप्रोपिलीन प्रोजेक्ट है जिसमें 7230 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अच्छा, की फीचर्स क्या है इस बायो एथेनॉल प्लांट के दोस्तों? क्या की फीचर्स हैं? अगर हम की फीचर्स देखें, ग्रीन बम्बू होगा जिसमें 5 लाख टन पर ईयर। कितना होगा दोस्तों? 5 लाख टन पर ईयर जो बम्बू है उससे क्या बनाया जाएगा? एथेनॉल बनाया जाएगा। 48,900 टन ऑफ एथेनॉल बनेगा, 11,000 टन ऑफ एसिटिक एसिड, 19,000 टन ऑफ फर्टिलाइजर और 21,000 टन ऑफ फूड ग्रेड ऑफ CO2। जीरो बेस प्लांट है दोस्तों। कितना? जीरो बेस प्लांट है, वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट। पार्टनरशिप कौन है इसमें दोस्तों? NRL है और फिनलैंड फोर्टम है और चैमोप्लिस ओ बाई इसके क्या है दोस्तों? पार्टनर हैं। रूरल बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? जो 200 करोड़ की जो इकोनॉमी है, 200 करोड़ की इकोनॉमी बूस्ट करेगी असम के अंदर। Importance and benefits क्या है? What are the importance and what are the benefits of this bamboo based एथेनॉल प्लांट इन असम? अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, नेशनल लेवल पर क्या होगा? मैंने जैसे बताया नेशनल लेवल पर क्या होगा, जो दोस्तों हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, या हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा? हमारा जो इंपोर्ट है वो तो रिड्यूस होगा ही, और जो कार्बन इमिशन जो इंडिया करता है वो भी रिड्यूस होगा। एनर्जी अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। ऑब्वियसली बात है, अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल पर जितनी डिपेंडेंसी है वो कम होगी। सपोर्ट्स नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। अगर हम नेशनल बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल, तो इस पर प्रीलिम्स में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। टारगेट क्या है? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2030, प्रिपेयर्ड बाय द 2026 एंड 2026। और मैंने ये बताया इससे क्या होगा, जो क्रूड ऑयल जो बिल है वो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर रीजनल लेवल पर, ये तो हो गया नेशनल लेवल पर बेनिफिट होगा, रीजनल लेवल पर क्या बेनिफिट होने वाला है आप कमेंट में बताइए दोस्तों। क्या बेनिफिट होने वाला है रीजनल लेवल पर? रीजनल लेवल पर क्या बेनिफिट होगा? जो फार्मर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी क्या होगी? इनकम इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो बम्बू बेस्ड जो रूरल इकोनॉमी होती है, जो फार्मर्स बम्बू को उगा रहे हैं, तो क्या उनकी जो इकोनॉमी है उसको इनकरेज किया जाएगा। और जो दोस्तों जॉब्स क्रिएट होंगी, और जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है नॉर्थ ईस्ट में वो भी क्या करेगा? वो जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। इन्वायरमेंटल लेवल पे देखें क्या बेनिफिट्स होंगे इन्वायरमेंटल लेवल पे इस बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट को बनाने से। तो दोस्तों फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल और एब्जॉर्ब CO2 होगा, और कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा? रिड्यूस होगा, और जीरो बेस्ड सर्कुलर इकोनॉमी क्या होगी? प्रमोट होगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल जो है ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने उसके अंदर देखा होगा या आप आर्टिकल देखते होंगे, तो डेली आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पर एक आर्टिकल देखने को मिलता होगा कि टाइगर्स खेतों में घुस गया, या एलिफेंट ने जो है क्रॉप में रेड कर दी और सारी क्रॉप बेकार कर दी फार्मर्स की, या लीपर्ड क्या हो रहे हैं? क्रॉप में घुस रहे हैं और सारी फसल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ऐसे आर्टिकल्स आपने काफ़ी देखे होंगे न्यूज़पेपर के अंदर। तो क्या हो रहा है? केरला ने एक 3 फेज कैंपेन निकाला है या लॉन्च किया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के लिए। अब वो क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या? Kerala launching a 3 phase campaign to mitigate the human wildlife conflict.
आप देख सकते हैं एलिफेंट कैसे दोस्तों वो रोड पर जा रहे हैं और फार्मर्स की जो क्रॉप्स है या जहां क्रॉप्स हैं उसको रेड मारने की तरफ जा रहे हैं। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट है वो क्यों देती है, वो क्यों होती है? अगर हम 300 पंचायत जो हैं दोस्तों इफेक्टेड हुई हैं और 273 विद फ्रीक्वेंट इंसिडेंट और 30 क्रिटिकल हॉट स्पॉट है। इशू की बात क्या होती है? मैंने जैसे बताया इशू क्या होता है, क्रॉप लॉस होता है, क्रॉप के ऊपर रेड होती है जिसकी वजह से क्या होती है, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, ह्यूमन को इंजरी होती है और ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है और कंपनसेशन मिलने में बहुत डिले होता है और सेफ्टी थ्रेट्स होता है। सेफ्टी क्या होता है, थ्रेट्स होता है। कैंपेन अगर हम देखें, व्हाट इज द कैंपेन? कैंपेन की बात करते हैं। कैंपेन जो है दोस्तों 45 डे का कैंपेन है और 3 फेजेस में होगा। कितने डे का है? 45 डे का कैंपेन है और 3 फेजेस में ये कैंपेन होने वाला है। सितंबर 16 से सितंबर 30 तक ये कैंपेन होगा। क्या कैंपेन होगा दोस्तों? हेल्प डेस्क फॉरेस्ट रेंज, पंचायत ऑफिसेस इन फ्रिंज एरियाज और जो है रिटन कंप्लेंट क्या होगी, कलेक्ट की जाएगी। जहाँ पर क्रॉप लॉस हुई है, जहाँ पर सेफ्टी का इशू है, जहाँ कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर इन लोगों की जो है रिटन जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर की जाएगी। फॉरेस्ट ऑफिशियल हो गए, लोकल रैप्स हो गए, डाटा कलेक्शन विद इन द 15 डेज। अगर हम, ये तो हो गया फेज 1। फेज 2 जो होगा अक्टूबर 1 से लेके 15 तक होगा, जिसमें जो अनरिजॉल्व जो लोकल लेवल पर जो इशू हैं उनको एस्केलेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज में। कब एक्सलेट, कहाँ से एक्सलेट किया जाएगा? जो भी जितने भी अनरिजॉल्व जो इशू हैं लोकल लेवल पर उसको एस्केलेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज पर। अगर हम फेज 3 की बात करते हैं दोस्तों, फेज 3 कब से कब तक होगा? अक्टूबर 16 से होगा और जो कॉम्प्लेक्स और जो परसिस्टेंट इशू हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्लस पॉलिसी लेवल सॉल्यूशन दिया जाएगा। अनरिजॉल्व केसेस सेंटर इन्फॉर्म फॉर नेशनल लेवल सपोर्ट। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। नॉट आर्टिकल, दिस इज एडिटोरियल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक एडिटोरियल, ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस। आखिर प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस क्यों हो रहा है? बहुत सारे दोस्तों क्या है, लॉज आए, नेशनल लॉज आए, ग्लोबल लॉज आए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन डे बाय डे राइज हो रहा है। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर प्लास्टिक पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं दोस्तों कैसे प्लास्टिक पड़ी हुई है, कैसे प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। उसका रीज़न क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हाउ सीरियस इज द क्राइसिस। प्लास्टिक सॉल्यूशन का जो क्राइसिस है कितना सीरियस है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक के प्रोडक्शन की बात करते हैं। 2000 में देखें दोस्तों, अगर हम 2000 में देखें तो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है कितना होता था, प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन होता था, या सॉरी प्लास्टिक का प्रोडक्शन कितना होता था, हम इसका डाटा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2000 की बात करते हैं तो 2000 में जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता था वो 230 मिलियन टन होता था। 2019 में दोस्तों ये 230 से बढ़कर 460 मिलियन टन हो गया। 2024 में 460 मिलियन टन से बढ़कर ये हो गया 500 मिलियन टन। 400 मिलियन टन इसमें क्या है, वेस्ट है। 2060 की अगर हम बात करें कितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो जाएगा 2060 में, तो 2060 में हो जाएगा दोस्तों 1.2 बिलियन टन। और एक ये बहुत बड़ा नंबर है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। अब इसको मिटिगेट कैसे करें?
अगर हम प्लास्टिक बेस्ड फेट की बात करते हैं दोस्तों, कि आखिर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, रिसाइकिल कितना होता है और इंसिनरेट कितना होता है, लैंडफिल्स पे कितना जाता है और अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल कितना है। दोस्तों अगर आप दिल्ली के साइड कभी गाजीपुर वाले एरिया में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लैंडफिल्स की इतना बड़ा सा चट्टा लग गया है। या अगर आप दिल्ली से कभी सोनीपत गए हों तो आपने देखा होगा कि लैंडफिल्स कितना बड़ा चट्टा लगा हुआ है। तो लैंडफिल्स में कितना जाता है, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें 9% ओनली रिसाइकिल किया जाता है। जो प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना है दोस्तों, 9% सिर्फ रिसाइकिल किया जा रहा है और 19% क्या है, इंसिनरेट किया जा रहा है। कितना, 19%। और 50% क्या है दोस्तों, जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो कितना जा रहा है दोस्तों, 50% लैंडफिल्स पे जा रहा है और 22% अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल है। कितना, 22% अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल है। अगर हम ओशन की बात करते हैं, ओशन में कितने मिलियन टन्स पर ईयर क्या जा रहा है, ओशन के अंदर प्लास्टिक जा रही है। अगर हम ओशन की बात करते हैं, ओशन में दोस्तों 11 मिलियन टन्स क्या है, ओशन के अंदर प्लास्टिक डाली जा रही है हर साल, 11 मिलियन टन्स। और प्लास्टिक क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए प्लास्टिक चली गई, ये नॉन बायोग्रेडेबल है। जो प्लास्टिक होती है नॉन बायोग्रेडेबल है। अगर प्लास्टिक एक बार ओशन के अंदर चली गई तो वो सालों सालों तक क्या रहती है, प्लास्टिक ओशन के अंदर ही रहती है। अगर हम 200 मिलियन टन क्या है ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हम ओशन के बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ओशन के अंदर ही प्लास्टिक रहती है, तो 200 मिलियन टन ऑलरेडी क्या है, ओशन के अंदर प्लास्टिक ऑलरेडी प्रेजेंट है। और बाय मिड सेंचुरी मोर प्लास्टिक देन फिश, मतलब जितनी फिश नहीं होंगी उससे ज़्यादा ओशन के अंदर क्या होगी, प्लास्टिक होगी। तो डे बाय क्या हो रहा है, 11 मिलियन टन जो है पर ईयर जो है प्लास्टिक बढ़ रही है, किसमें, ओशन के अंदर। ये बहुत डेंजरस है दोस्तों। वाई इज सो ग्रेव, प्लास्टिक जो है इतनी ग्रेव क्यों है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो क्या है दोस्तों, वो जो है टूटती नहीं है। मान लीजिए आप मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने प्लास्टिक जो है ओशन के अंदर फेंक दी और उस ओशन के अंदर जब फिश उस प्लास्टिक को अपने अंदर ले लेती हैं तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोग्रेडेबल है, वो टूटती नहीं है, वो ब्रेक नहीं होती है। तो जैसे ही फिश मार्केट में जाती हैं, मार्केट में जैसे ही ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन के अंदर वो प्लास्टिक आ जाती है। तो जिससे क्या है दोस्तों, अगर ह्यूमन के अंदर प्लास्टिक आ जाती है तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या है, नॉन बायोग्रेडेबल है, ब्रेक्स इनटू द माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड एयर। अगर वो फिश खा रहे हैं या वो पानी पी रहे हैं या वो हवा ले रहे हैं जो प्लास्टिक से कंटेमिनेटेड है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत डेंजरस हो सकता है। ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक किस किस चीज़ों में पाया गया है दोस्तों, ब्लड में पाया गया है, प्लेसेंटा में पाया गया है, और जो माइक्रो प्लास्टिक है ह्यूमन में लंग्स, हम यहाँ लंग्स की बात करते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक फाउंड की गई है ह्यूमन के अंदर। तो बहुत डेंजरस है दोस्तों। इकोसिस्टम कोलैप्स, इकोसिस्टम को कैसे कोलैप्स करता है जो माइक्रो प्लास्टिक है दोस्तों। अगर हम मरीन स्पीसीज की बात करते हैं, इंटेंगलमेंट की बात करते हैं, इंजेशन की बात करते हैं, और अगर हम सॉइल फर्टिलिटी लॉस की बात करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी लॉस करती हैं क्या, माइक्रो प्लास्टिक। इन इकोनॉमिक डैमेज हो गया। अगर हम इकोनॉमिक डैमेज की बात करते हैं, फिशरीज हो गई, टूरिज्म हो गई, और जो कोस्टल इकोनॉमीज हो गई, इसका भी बहुत बड़ा लॉस है। क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, पेट्रोकेमिकल बेस और इक्वल टू ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर। आगे बढ़ें। रेमेडीज प्रपोज, क्या रेमेडीज प्रपोज की गई हैं दोस्तों प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए। व्हाट आर द रेमेडीज, आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों कौन कौन सी रेमेडीज को
दिया गया। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ग्लोबल लेवल पे क्या है दोस्तों, UNEA-5 2022 में 193 कंट्रीज एग्री हुई थी। किस चीज़ पे एग्री हुई थी दोस्तों, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्या है दोस्तों, UNE-5 2022 में, और 193 कंट्रीज ने साइन किया था, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। अगर हम UNEP गोल की बात करते हैं तो UNEP का क्या गोल था दोस्तों, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको 80% तक कट किया जाए। कब तक दोस्तों, 20 साल के अंदर। 20 साल के अंदर प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको 80% तक कट किया है। अगर हम SDG 12 की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 की बात करते हैं, वो क्या कहता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। अगर हम SDG 13 की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। अगर हम SDG 14 की बात करते हैं, लाइफ बिलो द वाटर, एंड SDG 15 की बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड। तो आपको सारे SDG पता होने चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन से जितने भी रिलेटेड है। नेशनल लेवल और पॉलिसी टूल क्या है दोस्तों, नेशनल लेवल पर और पॉलिसी टूल क्या है दोस्तों, बैन एंड रिस्ट्रिक्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसा पता होगा दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक को या तो प्रोहिबिट किया गया है या बैन किया गया है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक है बहुत डेंजरस है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होगा दोस्तों इंडिया ने क्या किया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक। मान लीजिए दोस्तों किसी कंपनीज ने लेज बनाया और वो कस्टमर ने खरीदा, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर वो कहीं फेंक देते हैं और उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है तो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होंगी उस प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। और लैंडफिल्स एंड इंसिनरेशन टैक्सेस प्रमोट रिसाइकलिंग। डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, बोतल रिटर्न। तो डिपॉजिट रिफंड सिस्टम क्या है दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक पानी का बोतल ली और मैंने पानी लिया और मैंने बोतल उनको वापस कर दी, तो ये क्या होगा दोस्तों, बोतल रिटर्न हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी तो आपको पता होगा, शिफ्ट फ्रॉम वर्जिन प्लास्टिक टू द रिसाइकिल प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए। अगर हम टेक्नोलॉजिकल की बात करते हैं तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल और मार्केट टूल्स क्या हैं दोस्तों, हमें जो रिसाइकलिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। करेंटली ओनली 6% प्लास्टिक आर रिसाइकिल। मैंने जैसे बताया जितनी भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है अभी 2022 में कितना है, 9% क्या है प्लास्टिक रिसाइकिल की जा रही थी। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो उसमें कितनी हो रही है, 6% प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। डेवलप प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर रिसाइकिल प्लास्टिक, इनकरेज द बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव। जूट हो गया दोस्तों, बम्बू हो गया, पेपर हो गया और बायोप्लास्टिक हो गया, इनके बैग्स बनने चाहिए और ये प्लास्टिक के क्या हैं, अल्टरनेटिव हैं। सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल, अगर सोशल और इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए। शिफ्ट टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, क्लॉथ बैग्स, स्टील बोतल। मीडिया कैंपेन टू शेप द पब्लिक बिहेवियर। रोल ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस इंडिविजुअल, गवर्नमेंट का क्या रोल है और इंडिविजुअल का क्या रोल है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकना है या प्लास्टिक पॉल्यूशन के क्राइसिस को कम करना है तो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पॉलिसीज फ्रेम करना चाहिए कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना चाहिए, कैसे ओशन के अंदर इतनी प्लास्टिक डाली जा रही है, 11 मिलियन टन्स पर ईयर क्या है ओशन के अंदर प्लास्टिक डाली जा रही है। ऑलरेडी 200 मिलियन टन जो है ओशन के अंदर प्लास्टिक प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ह्यूमन लाइफ के लिए, फिशेस के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत
बहुत डेंजरस हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, पॉलिसीज फ्रेम करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए और टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। अगर हम R&D को प्रमोट करना चाहिए इन अल्टरनेटिव, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ट्रीटीज को साइन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट लॉज। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल को दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या हम कहीं सब्जी भी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग लेते हैं या प्लास्टिक के जो भी स्टफ लेते हैं। तो उससे क्या होता है, तो उससे प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। रिड्यूस द प्लास्टिक यूज, बैग्स हो गए, बोटल्स हो गए और स्ट्रॉज हो गई, तो सारी चीज़ें हमें रिड्यूस करना चाहिए। सेग्रीगेट बेस्ड एंड सपोर्ट रिसाइकिल एज अ एक्ट प्रेशर ग्रुप डिमांड सस्टेनेबल पैकेजिंग। चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेज है, जो गवर्नमेंट जितने भी लॉ बना रही है, जितने भी रूल्स फ्रेम कर रही है, तो वो तो रूल बना देती है, फ्रेम कर देती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं, उन रूल्स का जो इन्फोर्समेंट है उसमें काफ़ी गैप है। वो ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मार्केट में, काफ़ी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो इन्फोर्समेंट गैप काफ़ी है डेवलपिंग कंट्रीज में। चीपनेस एंड कन्वीनियंस ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है दोस्तों बहुत चीप है और कन्वीनियंस है। अगर हम जूट का कोई आइटम यूज करते हैं या हम डिफरेंट चीज़ का कोई अल्टरनेटिव यूज करते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी, रिच नेशन एक्सपोर्ट बेस्ड टू द पुअर नेशन, वीक रिसाइकलिंग मार्केट्स एंड टैक्स। तो दोस्तों ये थे मेरे आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।